हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द इंजीनियर स्टोरी। तो आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 4 प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के साथ। सो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन 3 वर्ड हैं। पहला वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट माने जो भी हमें टास्क मिला हुआ है, जो बनाने को हमारे पास प्रोजेक्ट आया हुआ है। दूसरा है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कितने रुपए, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने में कितने रुपए लगने हैं उसका एस्टिमेशन, अनुमान लगाना ही प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ इसको क्लियरली पढ़ते हैं। ये कहता है कॉस्ट एस्टिमेशन इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ डिफाइंड स्कोप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन कहता है, कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट एस्टिमेशन है, ये है प्रोसेस किस चीज़ की, फोरकास्ट करने की। फोरकास्ट का मतलब क्या है कि हमें पहले से ही अनुमान लगाना है फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज जिनकी नीड पड़ेगी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट तो कर रहे हैं, बट वो कंप्लीट किस लेवल, किस बेसिस पे होना चाहिए, वो हमारे जो स्कोप है उसके विद इन होना चाहिए। ठीक है, now the second point is it involves calculating a budget that meets the financial commitment required for a successful project by considering various factors. तो it involves calculating a budget, तो इसके अंदर हम बजट का कैलकुलेशन करते हैं इन सच अ वे दैट जो हमारा बजट है वो मीट क्या करेगा, हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, वो फाइनेंशियल कमिटमेंट को फुलफिल करे जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड है। एस्टिमेशन कॉस्ट इज क्रूशियल एज इट फॉर्म द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट बजट। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका डिपेंडेंसी बनता है। ओके, इट अकाउंट्स फॉर ऑल प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट एट्सेट्रा टू डिटरमाइन द टोटल बजट। तो ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कौन कौन से, मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, टू डिटरमाइन द टोटल बजट। बाकी वही है, कॉस्ट एस्टिमेशन यूज टू मैनेज एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए होता है। तो वही एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन क्या क्या है। पहला लेबर। लेबर मतलब वेजेस एंड टाइम फॉर अ टीम मेंबर्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो कितना पैसा हम दे रहे हैं पर लेबर को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, एंड टाइम, कितना टाइम हम दे रहे हैं उसको। टाइम में अगर ओवर टाइम करेगा तो उसको और रुपये देने पड़ेंगे। वैसे ही मटेरियल एंड इक्विपमेंट, कि हमें जो भी पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए उसकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, टूल्स आएंगे उसकी क्या कॉस्ट आएगी, सॉफ्टवेयर कौन सा कोई सा लगेगा उसका कितना खर्चा आएगा, अगर कोई लीगल परमिट लेना पड़ेगा तो उसका क्या खर्चा आएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटीज़। ठीक है, तो फैसिलिटीज़ एंड कॉस्ट एस्टिमेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट एलिमेंट है। वो कहता है कि एक्सपेंसेस फॉर यूजिंग एक्सटर्नल वर्क स्पेसेस। ठीक है, अगर तुम्हें बाहर रहकर कहीं काम करना है तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होंगे, उस फैसिलिटीज़ के ऊपर क्या क्या खर्चा आएगा। फिर आता है वेंडर्स। वेंडर्स क्या कहलाते हैं, फीस फॉर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जैसे एपीआईज हम खरीदते हैं, ठीक है, बाहर से कोई प्रोसेस है, जैसे मैकेनिकल के अंदर अगर कोई पार्ट बनवाना है स्पेशली, तो वेंडर्स के पास जाएंगे हम, तो उनका क्या खर्चा आता है वो चीज़। तो क्या कहते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि कहते हैं कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये इन्हीं के ऊपर हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन डिपेंड करता है। और कॉस्ट में एस्टिमेशन ही कंप्लीट वो है कि कैसे किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्चा क्या होगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कि कॉस्ट एस्टिमेशन की ज़रूरत हमें क्यों है, पैसा हमें पहले से पता क्यों करना है कि हमें कितना पैसा लगाना है प्रोजेक्ट में। तो उसका रीज़न है पहला, एक्यूरेट प्लानिंग। ठीक है, एक्यूरेट प्लानिंग है, एक्यूरेट प्लानिंग करेंगे तो हमें हेल्प टू क्रिएट अ रियलिस्टिक वर्क ब्रेकडाउन शेड्यूल, असाइन टास्क एफिशिएंटली एंड अडहेयर टू टाइमलाइंस। अगर हम प्रॉपर कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे तो हमारी प्लानिंग अच्छी एक्यूरेट प्लानिंग बनेगी। ठीक है, एक्यूरेट प्लानिंग बनेगी तो क्रिएट अ रियलिस्टिक वर्क ब्रेकडाउन, हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, काम को धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल टास्क में कर सकते हैं। जहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उन्हें हम पैसे दे सकते हैं, और जहाँ पर नहीं है वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए तो वहाँ पर वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है प्रॉफिट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो क्या है, अकाउंट फॉर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेफ गार्ड प्रॉफिट मार्जिन। तो कहते हैं अकाउंट्स करता है किसके लिए, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो हमें एक्सपेक्टेड होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी भी होती हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेडली आ जाती हैं। जैसे कहीं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ गई अचानक से, या कोई चीज़ ख़राब हो गई तो हमें उसको वापस से लेकर करवाना पड़ रहा है, उसको रिपेयर करवाना पड़ रहा है, तो वो बहुत सारी कॉस्ट आती है इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए हमें कॉस्ट एस्टिमेशन स्टार्टिंग से लेना पड़ता है। तीसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब भी वही है कि प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू रिक्वायर्ड कैपिटल एंड रिसोर्सेज इनेबलिंग एफिशिएंट एलोकेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो किस किस को कितना कितना रुपए देना है तो वो सब मैनेज हो जाता है पहले से। अगर कॉस्ट एस्टिमेशन हम लगाते हैं तो कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हमें रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर उसका फोर्थ है क्लाइंट ट्रस्ट। अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे तो हमारे पास उसका कंप्लीट खर्चा पता होगा कि कहाँ वहाँ क्या क्या लगना है। ट्रांसपेरेंट कॉस्ट एक्सप्लेनेशंस, हम ट्रांसपेरेंटली बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी कॉस्ट आएगी, जिससे है ना जो हमारा स्टेक होल्डर्स हैं, वो जो क्लाइंट है उसके मन में हमारे लिए कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इन्होंने सही चीज़ बताई है। फिर आता है हमारा रेपुटेशन एंड ग्रोथ। अगर कॉस्ट एस्टिमेशन प्रॉपर करते हैं तो हमारी रेपुटेशन एंड ग्रोथ होती है। टेबली डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन बनाएंगे हमारा प्रोजेक्ट टाइम से बनेगा, प्रॉपर एलोकेशन होंगी चीज़ों की। ठीक है, तो इस वजह से अगर टाइम पे बनेगा तो और विद इन बजट बनेगा। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो हमारी रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, और रेफरल्स भी मिलेंगे, तो हमारा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। नाउ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कॉस्ट एस्टिमेशन। अब हमें पता तो है कि कॉस्ट एस्टिमेशन का फ़ायदा क्या है, बट हमारे लिए मेन चीज़ अब ये है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस वो है जो एक कॉस्ट एस्टिमेशन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये कुछ फिक्स प्रोसेसेस हैं जो हमें रिक्वायर्ड है कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। पहला है डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप। तो क्लियरली आउटलाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, डिलीवरेबल एंड रिक्वायरमेंट, कि आपकी जो जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिलीवरेबल्स हैं एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको साफ साफ आउटलाइन कीजिए। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि कहाँ कौन सा पैसा खर्च करना है हमें। ठीक है, फिर आता है हमारा आइडेंटिफाई ऑल टास्क, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज नीडेड। और फिर हमें पता चलेगा कि कौन से टास्क में कौन सी एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज नीड होंगे हमारे लिए। ए वेल डिफाइंड स्कोप प्रिवेंट्स कॉस्ट ओवररन ड्यू टू अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस। अगर हमारा स्कोप क्लियर होगा तो हमारे पास क्लियर ब्रेकडाउन होगा कॉस्ट का, कहाँ कौन सी कॉस्ट लग रही है। लेकिन अगर वहीं वेल डिफाइंड स्कोप नहीं होगा तो हमारे पास फालतू के खर्चे और आने लगेंगे, या फिर अलग खर्चे और आएंगे। कहते हैं कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं थी, तो खर्चे बढ़ते जाएंगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। फिर आता है वर्क ब्रेक डाउन द वर्क। तो जो भी वर्क है उसको ब्रेक डाउन करना है अलग अलग टास्क के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क यूजिंग अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हेल्प इन आइडेंटिफाई ऑल कॉस्ट कंपोनेंट। जैसे अलग अलग लोग हैं तो उनके अलग अलग काम्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेबर को, मटेरियल्स को, इक्विपमेंट्स को, सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, लेबर का क्या चार्ज जाएगा, उसके हेड है उसको क्या हमें फीस देनी है, मटेरियल्स कौन कौन से आने हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से आने हैं, तो वो प्रॉपरली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई कॉस्ट कैटेगरीज। तो हमें कॉस्ट कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट, इसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट से आती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो हमें सीधे सीधे देनी है, लेबर में, मटेरियल में लगेगी, इक्विपमेंट में और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जो ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यूटिलिटी। ठीक है, जो अचानक से हमारे ऊपर आ जाती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा होता है। ठीक है, यूटिलिटीज़ छोटी मोटी, जैसे पानी वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, फैन, एसी वगैरह, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती हैं। फिर आती है फिक्स्ड कॉस्ट, वन टाइम एक्सपेंसेस लाइक परमिट्स। ठीक है, कई चीज़ों पर काम करने के लिए परमिट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आती है। फिर है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो है एक्सपेंसेस दैट चेंज विद प्रोजेक्ट स्केल लाइक आवरली लेबर। ठीक है, अब कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर हमें काम करना पड़ रहा है आवर के हिसाब से। ठीक है, अब किसी को ओवर टाइम करवा रहे हो तो वहाँ आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। फिर आता है हमारे पास फोर्थ, एस्टिमेट कॉस्ट फॉर ईच कंपोनेंट। तो जो भी ईच कंपोनेंट है उसके लिए ना अलग अलग ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे एनालॉग एस्टिमेशन, पैरामीट्रिक एस्टिमेशन, बॉटम अप एस्टिमेशन, 3 पॉइंट एस्टिमेशन। तो हम ये सारी टूल्स का यूज़ करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए। अभी इनको ऐसे समझ लेते हैं, आगे चल के मैं आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। फिर है हमारा अकाउंट फॉर रिस्क एंड कॉन्टीजेंसीज। ठीक है, तो अकाउंट करना है हमें रिस्क एंड कॉन्टीजेंसी, कौन से पोटेंशियल रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको अलोकेट कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ठीक है, तो अगर आ सकते हैं तो उसके लिए पहले से ही हमें रिजर्व में रुपए रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये होता है 5 to 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। जितना टोटल कॉस्ट है उसमें से 5 to 10% रिस्क के लिए रखें और कंटीजेंसीज के लिए रखें, जिससे है ना कभी दिक्कत आए तो हम उस चीज़ को ईजिली मैनेज कर पाएँ। फिर आता है रिव्यू एंड वैलिडेट एस्टिमेट्स। अब जो भी कॉस्ट एस्टिमेशन जनरेट हुआ है
उसको कंपेयर करेंगे पास्ट प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है, और इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स हैं उनसे कि वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए। एक्सपर्ट से बात करेंगे कि अगर इसमें और कुछ कम हो सकता है तो वो वहाँ से सही कर दें, कि जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइजेबल हमारे पास चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंट दी एस्टिमेट, ठीक है। फिर यह है प्रिपेयर अ डिटेल्ड कॉस्ट बेसलाइन फॉर अप्रूवल, तो जो भी कॉस्ट बेसलाइन बनाई है उसको अप्रूवल के लिए भेजना है, ठीक है। जो आपकी हेड्स वगैरह होंगे कंपनी के अंदर तो वो उस चीज़ को अप्रूवल के लिए पहले देखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टू स्टेक होल्डर्स को दिखाना है आपको। फिर जस्टिफिकेशन फॉर असम्पशन, तो स्टेक होल्डर्स को आपको जब दिखाओगे जस्टिफिकेशन के साथ, असम्पशन के साथ, तो अगर उसको समझ में आता है उसको आपको कन्विंस करना है। कन्विंस जैसी हो जाएगा वो, तो फिर आपको वो कॉस्ट एस्टिमेशन अप्रूव कर देगा, वो आपका बजट हो जाएगा। फिर इसको फिर 8 होता है मॉनिटर एंड अपडेट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फिर आपको जो बजट पास हुआ है वो आपको मॉनिटर करना है और अपडेट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो जो भी आपको ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से आपको मॉनिटर करना है, उनको देते जाना है एक्सपेंसेस वगैरह जो है। अब है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, जो अभी पीछे बताया कह रहा था मैं आपको बताऊंगा, वही चीज़ें हैं अभी। तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है, इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, हम सबके बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारे पास एनालॉगस एस्टिमेशन, तो इसको हम टॉप डाउन कहते हैं जैसे। तो एनालॉगस एस्टिमेशन जो होता है ये होता है यूजेस हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट टू एस्टिमेट कॉस्ट। तो हमारे पास अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है जिस पर हमने काम किया हुआ है, ठीक है, उसके पास सिमिलर हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है, तो हम पुराने डेटा में हमें पुराना प्रोजेक्ट में जितना खर्चा हुआ था वही खर्चा हम नए प्रोजेक्ट के लिए भी लगा लेते हैं कि इसमें भी शायद इतना होगा उसी के हिसाब से। तो ये हमारा एनालॉगस एस्टिमेशन होता है। हमारा सेकंड होता है पैरामीट्रिक एस्टिमेशन, ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है। तो इसके अंदर यूजेस मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, ये अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे कॉस्ट पर यूनिट कितना आना है, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं ये, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वेरिएबल्स जो भी उसके होंगे, साइज, लेबर, आवर्स वगैरह, इनके ऊपर पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद वो बताते हैं कितना खर्चा आने वाला है इसके ऊपर। फिर थर्ड हमारे पास है बॉटम अप एस्टिमेटिंग, ठीक है। बॉटम एस्टिमेटिंग को इस तरीके समझो कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको स्टार्टिंग में ही आपने स्मॉलर फेजेस के अंदर बांट लिया कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं उसको अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर बांट देता हूँ कि भाई अगर वेबसाइट का प्रोजेक्ट जैसे है, मैं वही वापस उसी एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो आपको एक वेब ऐप का मतलब बना हुआ है, तो एक बंदा डिज़ाइनिंग में रहेगा, एक बंदा रहेगा डेवलपमेंट में, जो उसकी डेवलपमेंट करेगा उसका ऐप का कंप्लीट, एंड देन उसके बाद आएगा एक डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये जो हैं अलग अलग पर्सन, तो वो अलग अलग जितने भी पर्सन हैं उन सबको पता है उनको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपना बता देंगे कि यही एस्टिमेट लगेगा। फिर उन सबका सम अप करके हम फाइनल प्रोजेक्ट एस्टिमेट निकाल लेते हैं। फिर आप हमारे पास आता है टॉप डाउन एस्टिमेटिंग। तो टॉप डाउन एस्टिमेटिंग के अंदर क्या होता है कि हाई लेवल स्कोप के साथ चलते हैं हम, ठीक है। हमने एक ही बार में सोच लिया कि भाई क्या ही होगा, तो एक बार में पूरा का पूरा खर्चा देखते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना कितना आ सकता है प्रोजेक्ट को देखते हुए। तो उसके अंदर लगा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा, तो एक ही बार में हम कर देते हैं। एंड देन उसके बाद उस कॉस्ट को जो भी हम इकट्ठा बजट ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं। व्हेन टू यूज़ अर्ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और ये तब किया जाता है, ये नॉर्मली इतना अच्छा नहीं है, इसको यूज़ तभी सही है जब अर्ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, मतलब बहुत जल्दबाजी में आपको स्ट्रेटेजी कोई प्लान करनी है, देन वहाँ पर। व्हेन डिटेल स्कोप इज़ अनक्लियर, जो भी आपके पास स्कोप है वो आपको अनक्लियर है अभी, ठीक है। किसी ने आपको अर्जेंटली कह दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप एक हर चीज़ को देखकर आप उसमें माइंड में बनाओगे कि यार इसका कितने खर्चा हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर खर्चे को लेकर आप पूरा प्रोजेक्ट बता देते हो कि हाँ इसका इतना खर्चा आएगा, आप इतना रुपये दे देना। फिर हमारे पास फिफ्थ है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। तो 3 पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर हम 3 केस लेकर चलते हैं। पहला होता है हमारा बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस के अंदर सबसे अच्छा हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। दूसरा होता है वर्स्ट केस, और तीसरा होता है मोस्ट लाइकली रियलिस्टिक केस, ठीक है। बेस्ट केस के अंदर मान के चलो कि अगर प्रोजेक्ट बनेगा बहुत अच्छा बन जाएगा, इजीली बनेगा, कम बजट में बन जाएगा। और पेसिमिस्टिक का मतलब अगर नहीं बना तो कितना खर्चा आएगा, कहाँ कहाँ वेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मोस्ट लाइकली के अंदर रियलिस्टिक, कि हमें पता है कि हमने आज तक काम किया हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसे प्रोजेक्ट में बनाए हैं और हमारे पास कितने खर्चे आ जाते हैं और उसके बनने के चांसेस कितने हैं, तो वो रियलिस्टिक के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, इनके ऊपर जो भी पैसा बनता है ये फॉर्मूला होता है, जैसे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और पर्ट का। तो इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोस क्या होते हैं, रिड्यूस बाइस, ठीक है, क्वान्टिफाइज रिस्क। अब 6 होता है रिजर्व एनालिसिस। तो रिजर्व एनालिसिस क्या होता है, ये कॉस्ट एस्टिमेशन उस टाइम के लिए होता है जब हमारे पास
कुछ रिजर्व हमें करके रखना है। जैसे आगे चल के अगर मान के चलोगे आपने अभी तो कुछ और सोचा है कि मार्केट डिमांड्स वगैरह आपने अभी एनालाइज करी, उसमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ कितने रुपए की है, अभी सस्ती हैं चीज़ें, क्या पता जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया उसके बाद जाकर वो चीज़ें महंगी हो गई। तो वो सब इस रिजर्व एनालिसिस के अंदर आ जाता है। तो जो भी रिजर्व है वो उसके लिए रखा हुआ है, जैसे अगर कोई भी आगे चलकर अनफोर्सिंग कॉस्ट आती हैं तो उनको रीपे करने के लिए। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? ओके, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस टू मीट इट्स डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो कोई भी बिजनेस है उसको शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, डे टू डे उसका जो भी खर्चा हो रहा है वो सब उसको जो निपटाने के लिए फंड चाहिए होते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब ये वर्किंग कैपिटल कहाँ लगते हैं? पेइंग सप्लायर्स, जो भी सप्लायर सामान लेकर आ रहे हैं उनको देने के लिए, एम्प्लॉय सैलरीज एम्प्लॉय की देने के लिए, परचेजिंग न्यू मटेरियल, कोई नया मटेरियल खरीदना है वो देने के लिए। अब एम्प्लॉय सैलरीज के अंदर जैसे लेबर्स हैं, ठीक है, उनसे काम करवा रहे हैं तो उनको डे टू डे उनको वेजेस दिया जा रहा है। अदर रिकरिंग कॉस्ट, जो भी अदर अचानक से अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो उन कॉस्ट को निपटाने के लिए, तो वो सब वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वर्किंग कैपिटल की? पहला है शॉर्ट टर्म नेचर, कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें डे टू डे जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें चाहिए वो है लिक्विडिटी इजीली समझो, लिक्विडिटी पानी के अंदर, पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो करने की। वैसे लिक्विडिटी का मतलब कितना इजीली वो फ्लो कर सकता है रुपया, ठीक है, कितनी इजीली हम उसको दे सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। ठीक है, कितना इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है? एग्जांपल इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, मैनेजमेंट फोकस, तो मैनेजमेंट फोकस का मतलब क्या है? बैलेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैनेजमेंट का फोकस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट को बैलेंस करें। ठीक है, एंड लिक्विडिटी, जो पैसा है उसकी लिक्विडिटी, वो भी। रिकरिंग रिक्वायरमेंट्स, तो कि जो भी अलग अलग रिकरिंग हो रही है ना रिक्वायरमेंट्स, उनको सस्टेन करना बिजनेस साइकिल के अंदर। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब जो वर्किंग कैपिटल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर्स लिक्विडिटी, ये हमारी लिक्विडिटी इंश्योर करती है। अवॉइड डिसरप्शन इन ऑपरेशन। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन है उसके अंदर है ना कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब इजीली फ्लो चलना चाहिए चीज़ों का। तो अनेबल टू प्लेस, अगर अनेबल टू प्ले सप्लायर होगा तो वो सामान नहीं देगा तो हमारे प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो वो चीज़ है। ऑप्टिमाइजेज इफिशियंसी उसकी ऑप्टिमाइज रहे। बैलेंसेज इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री बैलेंस करना, रिसीवेबल एंड पेएबल। सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ को सपोर्ट करना। फंड शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज अगर कुछ आती हैं तो उनको सपोर्ट करना। रिस्क मिटिगेशन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास होगी तो हम रिस्क इजीली मिटिगेट कर सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल बात हो गई, अब बात आती है फंड्स की। तो फंड्स रिफर्स टू द मॉनिटरी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। तो फंड्स वही है कि हमें जो भी काम करना है उसके लिए जो मनी मिल रहा है हमारे पास, उसी को हम फंड कहते हैं। अब फंड की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है? इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए। और क्या है दूसरा? क्या है? स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। तीसरा होता है सपोर्टिंग बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए। फिर क्या है? की एस्पेक्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजमेंट की एस्पेक्ट पहला है बजटिंग, ठीक है, प्लानिंग हाउ फंड विल बी लोकेट। तो फंड को किस तरीके से किन किन लोगों में किस किस चीज़ों के लिए बांटना है, वो बजटिंग होती है फंड मैनेजमेंट में। दूसरा है मॉनिटरिंग, अब जो भी फंड आपने दिए हुए हैं कि, ठीक है, अब वो कि ऑप्टिमाइजेबल तरीके से क्या यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो मॉनिटर करना। और तीसरा होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फंड अगर अपने हमारे पास है तो हमारे पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आनी चाहिए। इंश्योर द बिजनेस कैन मीट इट्स ऑब्लाइजेशन एंड ग्रो सस्टेनेबली। तो जो भी बिजनेस है वो ग्रो करना चाहिए सस्टेनेबली। फंड्स का ये नहीं है कि आप पैसा डुबा कर बैठे हुए हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फंड्स, तो कितने टाइप्स के फंड होते हैं? तो एक है ये पहला गवर्नमेंटल ग्रांट्स। तो गवर्नमेंटल ग्रांट से हम क्या समझते हैं? फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव। तो जो गवर्नमेंट पे करती है किसी भी उसके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव के लिए, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं। फिर है फंड्स फ्रॉम पार्टनर्स, जो आप अपने फ्रेंड पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या आसपास के लोगों से ले लेते हो, ठीक है।
वो है पार्टनर्स। बोरोड मनी मतलब वही लोन वगैरह, क्रेडिट वगैरह जो भी दिया जाता है जिसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है। फिर इन्वेस्टर फंड, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमारे इसमें फंड करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ फॉर इक्विटी, तो हमारे बिजनेस में हिस्सा लेते हैं वो, जैसे कि शार्क टैंक में ही देखा ही होगा। फिर आता है डोनेशन, डोनेशन के अंदर जो भी मंथली जो भी डोनेट कर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें वापस करना है वो फंड, इस चीज़ का इतना वो नहीं होता, डोनेट किया गया है किसी ने। फिर आता है क्राउड फंडिंग, तो क्या आता है कई सारी क्राउड फंडिंग का है रेजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से है ना, इंटरनेट के थ्रू हम छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं। इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक है ना चैनल है इंस्टाग्राम पर, रामदूत रिस्टोर्स, तो वो लोग है ना मंदिर को रिस्टोर करते हैं, बहुत अच्छा काम है उनका। तो वो बेसिकली वही अपना QR शो करते हैं मंदिर को रिस्टोर करने के लिए, देन उस QR पर लोग फंड करते हैं। एंड बेसिकली अभी तक काफ़ी सारे मंदिर बना चुके हैं। वो एक मंदिर उन्होंने बनाया था, देन उसके ऊपर उनको 30 लाख तक की फंडिंग मिल गई थी थ्रू इंस्टाग्राम। सेवेंथ हमारा रेवेन्यू फंड्स, तो फंड्स जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन यूज्ड फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव कंजर्विंग कैश रिजर्वर्स। रेवेन्यू फंड्स होते हैं कि जो भी हमारा मतलब बिजनेस जब चलने लगा है, चलने के बाद जो रेवेन्यू बनना है, उसमें जो प्रॉफिट बनना है, फिर उसको हम फंड की तरह रखते हैं, देन वो हमारा ग्रोथ के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो यही सब इनिशिएटिव होते हैं हमारे फंड्स के बेसिकली। ओके, तो अब हम बात करते हैं ये सोर्सेज ऑफ फंड कौन कौन से होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स के लिए हमने ये डायग्राम देखेंगे जो मैंने क्वांटम से लिया हुआ है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है, फंड्स कहाँ से आते हैं, बेसिस ऑफ पीरियड। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें अगर फंड्स चाहिए तो ये वो फंड्स होते हैं जो हमें लगभग 5 साल तक के लिए दिए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टर फंड कर रहा है तो 5 साल तक हमें फंड करेगा वो लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। मीडियम टर्म के अंदर वो आते हैं जो 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच का जो भी फंड हमें चाहिए वो आता है मीडियम टर्म में। और 1 साल तक या 1 साल के अंदर अंदर तक के लिए हमें जो भी फंड्स चाहिए होते हैं वो आते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर। वैसे ही ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग 2 टाइप के फंड्स होते हैं। जो बिजनेस का ओनर है, जैसे आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपका जो ओनर है, आप उससे अगर बात करोगे तो वो जो भी फंड्स हैं वो एलोकेट कराएगा, तो वो ओनर्स फंड में आ गया। फिर आता है हमारा बोरोड मनी, कि हम जो किसी से उधार लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है हमें, तो वो आ गया बोरोड फंड्स में। फिर आता है ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, कि कहाँ से हमारे यहाँ जनरेशन से आ रहा है। पहला होता है इंटरनल सोर्सेज, तो किसी भी कंपनी के अंदर अंदर कहीं से अगर उनको मिल रहा है तो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू फंड्स एलोकेट हो रहे हैं। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज, तो मतलब बाहर किसी से बोरो करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जो भी फंड आ रहा है। इंटरनल सोर्सेज के अंदर वो भी आ जाता है कि आपकी कंपनी का जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू के बाद जो प्रॉफिट बनना है, तो वो सब फिर से फंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरनल सोर्सेज होता है। अब हमारा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एग्जाम्पल मशीनरी एंड फैक्ट्रीज, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब वही है कि हमें ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना है जिससे है ना हमारे प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है अभी, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आप अभी सिस्टम लेना है आपको, तो आप ऐसा सिस्टम ले रहे हो कि जो हर चीज़ के अंदर कैपेबल है, हर चीज़ अच्छे से कर सकता है। तो आगे चल के आपको उसमें फ़ायदा ही होगा कि आपको अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म फोकस। तो लॉन्ग टर्म फोकस कहलाता है कि डिसीजन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडिचर विद मल्टी ईयर इम्पैक्ट। तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम बजटिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस्ड होती है कि लॉन्ग टर्म में जाके हमें उसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है। दूसरा होता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। जो भी रिसोर्सेज है हम उनको ऑप्टिमाइजली एलोकेट करते हैं पहले तो, ठीक है, और ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आता है रिस्क असेसमेंट। कैपिटल बजटिंग से हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है हॉलिस्टिक प्रोसेस, इंक्लूड्स जनरेटिंग, एनालाइजिंग, सेलेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स। इसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है कैपिटल बजटिंग के। पहला है सिलेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। तो पहले हमें देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, किसमें हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये चीज़। दूसरा है कंट्रोल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो हमें जो खर्चा होना है ना उसको हमें कंट्रोल करना है। फोरकास्ट फाइनेंशियल नीड्स एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, कि ओवर स्पेंडिंग हमें कम करनी है। फिर है कैश फ्लो एनालिसिस। तो जो भी कैश है वो कैसे फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर,
उसको हमें मेजर करना है। मेजर बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इन टर्म ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज, ठीक है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना हमारा कॉस्ट जा रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब हमें एनालाइज कर सकते हैं कैपिटल बजटिंग के थ्रू। फिर आता है ऑथराइजेशन कंप्लाइंस, तो इंश्योर एक्सपेंडिचर अलाइन विद अप्रूव्ड बजट्स, ठीक है, तो हमें एक्सपेंडिचर है उनको इंश्योर करना है अप्रूव्ड बजट के साथ साथ। फिर फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स यहाँ अलोकेट फंड्स एफिशिएंटली अक्रॉस कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स, तो जो भी फंड्स हैं हमें उनको इफिशिएंटली, ठीक है, अलोकेट करना है जिससे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके टाइम से। फिर हमारे पास सिक्स्थ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज टू इनहेंस शेयर होल्डर वैल्यू, ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करना है हमें रिसोर्सेज को, यूज टू इनहेंस शेयर होल्डर वैल्यू, तो जिससे शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो बढ़ सके, ठीक है, शेयर होल्डर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चले जाएगा। अब हमारे पास फेसेस देखते हैं हम कैपिटल बजटिंग के फेसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो फेसेस इसके ये हैं, पहला आता है प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, डिफाइन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड जनरेट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, तो जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें पहले देखना है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखनी है, भाई इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। एक्टिविटीज़ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, अलग अलग हमने प्रोजेक्ट देखे, उसके अंदर हमें जो भी लगा जिसके अंदर हम अच्छा कर सकते हैं या जिसके अंदर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, या जो हमारे बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा उसको। फिर दूसरा है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या है, पर्पज़ है कंडक्ट डिटेल एवोल्यूशन ऑफ वायबल प्रोजेक्ट, तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिटेल एवोल्यूशन करना है, उसके अंदर हमें टेक्निक्स लगानी है जितनी भी हैं, हम उसका वो एस्पेक्ट देखेंगे, जैसे फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे हम, टेक्निकली फिजिबल है, फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है, इकोनॉमिकली है, इकोलॉजिकली फिजिबल है या नहीं है। उसके बाद हम उसके ऊपर टूल्स का यूज़ करेंगे, जैसे अलग अलग होते हैं, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर और पे बैक पीरियड है, जिससे हम फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि अब हमने कहते हैं सब इवैल्यूएशन वगैरह सब कर लिया है, ठीक है, अब हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो एक्टिविटीज़ है अप्लाई अप्रेजल क्राइटेरिया, अप्रेजल क्राइटेरिया मतलब एवेल्यूएशन क्राइटेरिया, तो वही हमने जो पहले करा हुआ है। फिर आता है कंपेयर प्रोजेक्ट टू सिलेक्ट द मोस्ट बेनिफिशियल वन, अब आपको देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है मोस्ट बेनिफिशियल है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, हमने उसको सिलेक्ट तो कर लिया है, अब क्या करना है, फाइनेंसिंग आता है। पर्पस क्या है, सिक्योर फंड फॉर द चोजन प्रोडक्ट, अब जो भी हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसके लिए हमें फंड्स को सिक्योर करना पड़ेगा कि भाई कौन सा फंड ज़्यादा सही रहेगा, कितना फंड हमें लगाना पड़ेगा इसके अंदर और कितना हमें कहाँ से हमें लेना है उसको, ठीक है। एवोल्यूट फाइनेंसिंग ऑप्शन हमें कैसे लेना है, डेब्ट पर लेना है, इक्विटी पर लेना है, ग्रांट्स पर। डेब्ट का मतलब उधार ले लेना, इक्विटी मतलब किसी के साथ हमें वही उस पर शेयर होल्डर किसी इन्वेस्टर से हमें लेना पड़ेगा फंड, तो वो इक्विटी ले लेगा हमारे प्रोजेक्ट की जो भी है। और बाकी ग्रांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, किसी और से ग्रांट या डोनेशन मिल जाए। कंसीडर फैक्टर्स लाइक रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्सेस एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर हम ना अलग अलग फैक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे रिस्क हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, टैक्सेस कंट्रोल, ये सब। फिफ्थ है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, तो एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट, अब जो भी हमने सब चीज़ें कर ली हैं उसके बाद हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देना है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट होगा, ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। सिक्स में क्या आता है, रिव्यू, रिव्यू का मतलब मॉनिटर हम करेंगे जो भी हमारा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मेंस है, ठीक है, हमने उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार चेक कर ली, उसकी टेस्टिंग कर ली जो भी है। फिर कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद द प्रोजेक्शन, कि हमने जो पहले सोचा था क्या उन चीज़ों के कंपेरिजन में रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आइडेंटिफाई डेविएशन एंड लेसन फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम लर्न करेंगे कि हमने आज जो किया है क्या वो हमारे मतलब प्रोजेक्ट की थ्रू आउट सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, आगे हमें हेल्प मिले जिससे। अब हमारे पास टॉपिक है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो पहला है रिस्क इन प्रोजेक्ट। रिस्क क्या होता है, एन अनप्लान्ड इवेंट दैट में इम्पैक्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड इवेंट होता है जो कभी भी हो सकता है, इसका होना या ना होना पता नहीं होता है वैसे तो, ठीक है, बट हमें हमेशा कुछ ना कुछ इसके चांसेस होते हैं कि हाँ हो सकता है। एग्जाम्पल पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिवली का मतलब कि अगर रिस्क है और रिस्क आपने लिया और उसके बाद कोई चीज़ अच्छी हो गई, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर रिस्क लिया, ठीक है, आपको पता था रिस्क है
ठीक है, और अगर रिस्क आपका सही निकल गया, गड़बड़ निकल गया कि यार रिस्क था आपने ले लिया, आप फंस गए उसमें, तो आप पे वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपका फंड्स वगैरह सब चले जाएंगे और आपको घाटा हो जाएगा। एग्जाम्पल डिलेज, ठीक है, डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है, कॉस्ट ओवररन कर जाएंगी कॉस्ट, टेक्निकल फेलियर्स आ गए, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आ गई, ये सारी चीज़ें। की ट्रेड्स क्या होते हैं कि ये प्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट को हम जब बनाते हैं उस चीज़ के लिए। दूसरा है मैनेजेबल, ठीक है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर, इसके ऊपर प्रॉपर एनालाइज करी जाए तो इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर में वही पॉजिटिव रिस्क नेगेटिव रिस्क। एग्जांपल मार्केट डिमांड एक्सीड एक्सपेक्टेशन, तो हमने तब प्रोजेक्ट बनाया जब मार्केट में डिमांड नहीं थी ज़्यादा, ठीक है, हमने रिस्क ले लिया, हमने सोचा कि यार आगे चल के 3 साल के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ ही जाएगी, जैसे कि सोलर पावर है, तो सोलर पावर में जिसने पहले कुछ आज से 6-7 साल पहले ये इसके ऊपर रिस्क लिया होगा कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं, हम खोल कर देखते हैं सोलर पावर प्लांट, एंड जब उसने खोला उसके बाद तो फिर गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किए, उसकी फिर एक्सपेक्टेशन डिमांड बढ़ गई, तो वो सारी चीज़ हमारी पॉजिटिव रिस्क में आ गई, ठीक है। और नेगेटिव रिस्क क्या है कि सप्लायर बैंकरप्सी, ठीक है, जो सप्लायर था वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, तो ये नेगेटिव रिस्क में आ गया। हमने देखा नहीं सप्लायर को, हमने सामान की कह दी और एंड में हमें फिर वो सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा प्रोजेक्ट भी नहीं बन पाएगा। अब ना हो हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है एक लैक ऑफ सर्टेनिटी वेयर आउटकम्स आर एंटायरली अननोन और अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है, ठीक है, कोई 1% चांस नहीं होता किसी चीज़ का, ठीक है। तो एग्जांपल है सडन रेगुलेटरी चेंजेस, अचानक से गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस कर दिए सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, कोई नए लॉज ले आई, तो आपका पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सब ठप्प पड़ गया, बिजनेस बंद हो गया। नेचुरल डिजास्टर्स और ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी शिफ्ट होता है कि नेचुरल डिजास्टर आ गए, ठीक है, तो उससे रुक गए। ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी शिफ्ट का मतलब अचानक से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जो कम पैसे में भी बन रही है और वो काम भी हो रहा है, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या आपने जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो वो रुक जाएगा। की ट्रेड्स क्या है कि इमेजरेबल होता है, इसको कोई मेजर नहीं कर सकता है, कभी भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल, अगर पता भी चल रहा है फिर उसको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होता है ये, ठीक है, कैन नॉट बी फुल्ली मिटिगेटेड, पूरी तरीके से हम उसको मिटिगेट नहीं कर सकते। और फिर होता है एम्बिग्विटी, इवन आइडेंटिफाई अनसर्टेनिटीज लैक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन, अगर हमने आइडेंटिफाई कर भी लिया ना तब भी है ना उसकी है ना हमें पता नहीं है कि उसको है ना किस तरीके से हम एक्शन कर, इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। इसको इजीली अब ना एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन के साथ देखते हैं, तो वो यही है कि पहला आता है रिस्क और अनसर्टेनिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है, रिस्क के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो पता ही है होती है, हम पहले से प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी भी हमें कुछ नहीं पता होता कि आउटकम क्या आने वाला है। मेजरमेंट क्वान्टिफिएबल होता है, ये इसके नाम पता है कि क्वान्टिफिएबल है ये, ठीक, कितने % चांसेस होने हैं, ये सब ये इमेजरेबल होता है, इसके अंदर हमें पता ही नहीं है क्या होगा, ठीक है। मैनेजमेंट मिटिगेटेड वाया प्लानिंग, ये प्लानिंग के थ्रू मिटिगेट किया जा सकता है, बट ये क्या अडेप्टेबिलिटी के थ्रू या तो हमें अडेप्ट करना होगा किसी चीज़ के ऊपर तभी हम इसके ऊपर एड्रेस कर सकते हैं, वरना नहीं, इसके लिए हमें बेटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एग्जाम्पल देयर इज ए 20% चांस ऑफ रेन डिलेइंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 20% चांस है किसी कंस्ट्रक्शन के डिले करने का, ठीक है, तो बारिश होगी या नहीं होगी ये चांस है, वो तो आपने देख लिया। जैसे अनसर्टेनिटी क्या है, एक अचानक से कोई नया कहते हैं बैन आ गया, न्यू लॉ बैन माइट बैन अवर कोर टेक्नोलॉजी बट वी डोंट नो इफ और बैन, ठीक है। अब अचानक से मान के चलो ये जो ChatGPT चल रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया किसी तरीके से, आप उसी की API यूज़ कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड अचानक से बैन आते ही आपका सब बंद पड़ गया, अब आप क्या करोगे। तो ये अनसर्टेनिटी है, इसका आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, ट्रीटिंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट और बिजनेस। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि कोई भी रिस्क आने वाला है उसको मैनेज करना। अब मैनेज कैसे करेंगे, पहले उसको आइडेंटिफाई करना, जो भी रिस्क है उसको पता करके उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद इवेल्युएट करेंगे भाई क्या है ये रिस्क, फिर उसके बाद ट्रीट करना है, हमें उसको ट्रीट करना है कि किस तरीके से ट्रीट करना है, एंड मॉनिटरिंग रिस्क टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट और बिजनेस, ठीक है। उसको मॉनिटर करते रहना जिससे बिजनेस के ऊपर कोई भी किसी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े हमारा।
प्रोसेस क्या होती है, आइडेंटिफाई रिस्क करना, कि कहते हैं कि कौन कौन से रिस्क हैं पॉसिबल, ठीक है, और उसके बाद एनालाइज करना उन रिस्क को कि उनकी भाई क्या मतलब रिस्क, कौन कौन से कितने कितने टाइप्स के जो रिस्क हैं वो किस किस वजह से आ रहे हैं। अब किस किस वजह से आ रहे हैं वो तो पता कर लिया, फिर हमें थर्ड में करना है इवेल्युएट और रैंक दी रिस्क। अब जो भी रिस्क आ चुके हैं उनको हमें रैंक देनी है, भाई कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, किससे हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी। तो हमने वो निकाल लिया कि इससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो हम उसी रिस्क को पहले ट्रीट करेंगे। करना सबको ट्रीट है लेकिन उसको पहले करेंगे। अब जब ट्रीट कर देंगे उसके बाद हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड रिव्यू द रिस्क, यार अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे रिस्क मैनेजमेंट के। नाउ 5 की स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के क्या 5 की स्टेप्स हैं, जैसे मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं, वापस से आ गई बट डिटेल्ड हैं थोड़ी। तो आइडेंटिफाई द रिस्क, रिकॉग्नाइज पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी मेथड, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट प्रोजेक्ट को देखकर आप पता कर सकते हो किसी तरीके से भी, ठीक। कंसल्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को पता करो, उनको पता होता है कि कहाँ कौन सी दिक्कत आ सकती है। कंडक्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस करोगे तो स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। फिर दूसरा, एनालाइज द रिस्क, तो अंडरस्टैंड द सीवियरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रिस्क कहाँ से कैसे आ रहा है ये रिस्क, ठीक है, वो सब आप पता करोगे। मेथड्स क्या है, एक्सेस हाउ रिस्क अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस फंक्शन, ठीक है, कहाँ पर किस जगह पर आ रहा है बिजनेस में भी अलग अलग आपके पास चीज़ें हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बट रिस्क आ कहाँ पर रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। मैप रिस्क टू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स, ठीक है, मैप करना है आपको रिस्क को टू एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टूल्स क्या है इसके लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या कहलाता है, एक्सपर्ट जजमेंट रिस्क मैट्रिसेस, ठीक है, एक्सपर्ट की जजमेंट पे हम निकाल लेते हैं क्वालिटेटिव, किसी से पूछ लिया। क्वांटिटेटिव में क्या है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वगैरह लेते हैं। एवेल्युएट और रैंक द रिस्क के अंदर हाई प्रायोरिटी लेंगे, कौन सा रिस्क ज़्यादा मतलब सिवियरिटी का है, और लो प्रायोरिटी ले लेंगे। तो उसके अंदर सभी को हमें ट्रीट करना है, लेकिन हम उसको ट्रीट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, उनको हम ट्रीट करेंगे उनके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। मिटिगेट करने के लिए रिड्यूस लाइकलीहुड इम्पैक्ट, ठीक है। रिस्क शिफ्ट रिस्क टू थर्ड पार्टीज, ये भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डाल दिए सारे रिस्क, ठीक है। अवॉइड एलिमिनेट द रिस्क सोर्सेज, जो भी रिस्क सोर्सेज हैं उनको एलिमिनेट करना हमें, ठीक है, हटा दिया हमने। जो भी हमें ट्रीट करना है, ट्रीट करते टाइम हमें यही करना है कि अवॉइड करना, जो भी जिस भी जगह से दिक्कत आ रही है उस चीज़ को दूर करो। फिर एक्सेप्ट करना फॉर लो प्रायोरिटी रिस्क, अगर ज़्यादा रिस्क नहीं है, छोटे छोटे रिस्क हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर दिक्कत होगी भी तो थोड़ा बहुत पैसा जो है हमारे ऊपर दिक्कत आएगी, पैसे पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोलैबोरेशन, इसके लिए हम कोलैबोरेट कर लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो हमारे पास इतना दिक्कत नहीं आएगी। फिर 5th क्या है, मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। तो मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क के अंदर क्या होगा, इंश्योर कंटिन्यूस रिस्क कंट्रोल एंड अडेप्टेबिलिटी। कंटिन्यूसली आप रिस्क को कंट्रोल करोगे और अडेप्टेबिलिटी को इंश्योर करोगे। भाई अडेप्ट करना पड़ता है हम लोगों को चेंजेस के अकॉर्डिंग, जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। एक्शंस क्या ले सकते हो, रेगुलरली अपडेट द रिस्क रजिस्टर। तो जो रिस्क का रजिस्टर है उसको रेगुलरली अपडेट करो, यार कहाँ दिक्कत आ रही है। ट्रैक न्यू रिस्क, जहाँ भी जो भी दिक्कत आ रही है वो देखो, इवेल्यूएट करो। फिर है रीवैल्यूएट एग्जिस्टिंग रिस्क एज प्रोजेक्ट इवॉल्व्स, ठीक है। रीवैल्यूएट करना है हमें एग्जिस्टिंग रिस्क को जैसे जैसे प्रोजेक्ट इवॉल्व करता है। अब ना हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। हमें पता चल गया प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तो आइडेंटिफिकेशन हमने किया उसका, जो भी है जैसे भी है, ट्रीटमेंट कर लिया, बट उसको एनालिसिस करने की क्या होता है, कैसे एनालिसिस करना है। तो प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, इवेल्यूटिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल थ्रेट। हमें जो भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, एवेल्यूएट करती है और मैनेज करती है जो भी हमारे थ्रेट्स, जो भी दिक्कत देने वाली थ्रेट्स हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज दैट में इम्पैक्ट अवर प्रोजेक्ट सक्सेस, ठीक है। वो सारे ऐसे थ्रेट्स वगैरह को, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई, वैल्यूएट, मैनेज करती हैं, जिससे हमारी प्रोजेक्ट की सक्सेस पे जो भी दिक्कत आ सकती है इन टर्म ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कॉस्ट को लेकर दिक्कत है या शेड्यूल को लेकर है या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के लेकर, ये परफॉर्मेंस हमारी वो दिक्कत हमारी है। की इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अगर हम इसका एनालिसिस कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन है ना इजीली हो सकता है, हमें पता है कि प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू हैंडल अनसर्टेनिटीज, ठीक है।
तो हमारे पास है ना स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि यार अगर कोई अनसर्टेनिटी आती हुई है तो हम उसको कैसे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी अगर स्ट्रक्चर से लगी हुई है ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप, तो हम उस चीज़ को ईजीली हम हैंडल कर सकते हैं। इनेबल्स बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रू क्वान्टिटेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, उसके अंदर आपने सारे फैक्टर्स लगाए निकाले, आपने प्री हिस्टोरिक डेटा उठाया, सेल्स का डेटा उठाया, अलग अलग चीज़ों का डेटा उठाया, तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। फोर्थ क्या होता है, हेल्थ मेंटेन प्रोजेक्ट वायबिलिटी अंडर चेंजिंग कंडीशन। तो जैसे जैसे चेंजिंग कंडीशंस आती जाती हैं, हम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को चेक करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हमारा कितना वायबल है उस टाइम पर। अब जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस, मोंटे कार्लो सिमुलेशन और गेम थ्योरी। अब इनके नाम याद कर लो, वैसे बेसिकली आते तो नहीं है, बट एक बार क्वांटम के अंदर देख लेना, 2-3 है टेक्निक्स जो भी है। अब जो भी प्रोजेक्ट रिस्क हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला है हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क क्या कहलाता है, फेलियर्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम और विद इन बजट। तो क्या हो कि हम प्रोजेक्ट को जो भी है टाइम पर फिनिश ना कर पाए, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क हो गया, ठीक है। ये किससे हो सकता है, पुअर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल हमारे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी है भी उसको यूज़ नहीं करना आता है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स अगर आ सकते हैं जैसे इसके अंदर, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, कॉस्ट ओवररन्स इंस्टॉल प्रोग्रेसेस, ठीक है। तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा पड़ गई, कहीं कभी कभी क्या होता है कि हमने जितना बजट सोचा था उससे ज़्यादा निकल गया, तो वो दिक्कत आ जाती है। स्टॉल प्रोग्रेसेस, प्रोग्रेस जो चल रही है वो रुक गई, ठीक है। रिसोर्स रिस्क, तो हमारा रिसोर्स रिस्क क्या होता है, रिसोर्स रिस्क कहलाता है कि हमारा शॉर्टेज पड़ गई, जैसे रॉ मटेरियल की, पावर फ्यूल की, ठीक है। पावर फ्यूल का मतलब वही है कि यार मुझे काम करना था आज 4 घंटे, ठीक है, मशीन के ऊपर, ठीक है, लेकिन मशीन के ऊपर आज हमारे पास किसी ने कह दिया, उन्होंने कह दिया नहीं आज आपको 10 घंटे काम करना है। अब आपके पास बाहर कहोगे कि यार मशीन चलाने का फ्यूल तो हमारे पास इतना ही है, अब बाहर जाओगे आप उससे कहोगे कि टैंकर के अंदर भर के लेकर आओ, लेकिन टैंकर है ही नहीं हमारे पास, तो ये सब रिसोर्स रिस्क हो जाते हैं, ठीक है। तो वही रॉ मटेरियल, फ्यूल, स्किल्ड लेबर ही नहीं है हमारे पास चलाने के लिए उस कार को, टैंकर को, तो ये सारी चीज़ें हैं रिस्क वगैरह। फिर आता है प्राइस रिस्क, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन इनपुट कॉस्ट, ठीक है। तो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तब तो कॉस्ट कुछ और थी, अब जब हमने एनालिसिस किया तब तो कुछ और थी, और जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो अचानक से दाम बढ़ गए हर चीज़ के, तो वो रिस्क आ जाते हैं। और प्राइसेस, मार्केट कंपटीशन, अब मार्केट में होता है कि कंपटीशन अगर बढ़ गया तो हो सकता है आपने जितना सोचा था प्रोजेक्ट उससे सस्ता बिके। कंपटीशन चीज़ों को महंगा भी बनाती है और सस्ता भी कर देती है, जैसे कि प्याज सस्ता हो जाता है, पता है प्याज कितना महंगा हुआ था, 300 रुपये किलो, उसी तरीके से प्राइस रिस्क। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजी रिस्क, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिस्क का मतलब क्या है, अनप्रूवन टेक्नोलॉजी में फेल और अंडर परफॉर्म, ठीक है। तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ जाए कहीं पर, कि कोई टेक्नोलॉजी है तो वो अनप्रूव थी पहले, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ था, हमने उसको यूज़ कर लिया कि यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे चैट जीपीटी का कोई नया मॉड्यूल आया, आपने उसको यूज़ कर लिया, देन बाद में तो चल रहा है कि यार वो तो बग्स हैं उसके अंदर, आपने मज़े मज़े में ले लिया था। जैसे डीप सी का भी एपीआई अपनी ना फ्री में दे रहा है जो भी है, तो आपने उसको अभी यूज़ कर लिया, तो वो दिक्कत दे जाएगा, क्या पता उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए, बग वगैरह आ जाए, तो वो चीज़ है। फिफ्थ है पॉलिटिकल रिस्क। अब अचानक से गवर्नमेंट बदली या गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस कर डाले, टैक्स चेंजेस कर लिए, इम्पोर्ट चेंजेस वगैरह लगा दिए, ठीक है, ट्रेड रेगुलेशंस बना दिए यार कि आप इतना इम्पोर्ट करा सकते हो बाहर से सामान, या इतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर भी आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे ऑर्गेनिक वेंडर्स होते हैं या बाहर से जैसे बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो जो पिज़्ज़ा के लिए हब्स वगैरह मंगाते हैं वो इटली से मंगाते हैं, चीज़ होता है वो मंगाते हैं, अगर इम्पोर्ट बंद मतलब बैन लग गया उसके ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर, तो भाई उनका तो वो बंद ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो उन्होंने कैफ़े जो खोला हुआ है वो तो ऑथेंटिसिटी पे खोला हुआ है, जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे चलेगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। अब क्या है, अचानक से रिस्क इंटरेस्ट बढ़ गया चीज़ों के ऊपर, फ्लक्चुएशन अफेक्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट। आपने लॉन्ग टर्म पर अगर आपने लिया हुआ है और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, हायर डेब्ट बर्डन। अब क्या है, आपने लॉन्ग टर्म तक ले लिया, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, उससे आपके ऊपर रिस्क इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, इससे आपका डेब्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर उसको आप प्रॉफिट जो भी है आपका वो कम होता चला जाएगा। एक्सचेंज रेट रिस्क, तो करेंसी वोलेटिलिटी, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग
करेंसी की वैल्यूज़ होती है। जैसे इंडिया के अंदर डॉलर चलता है 85 रुपी, $1 के अंदर 85 रुपीज़ होते हैं, ठीक है। अब अमेरिका के अंदर जैसे किसी ने बिजनेस खोला अपना, वहाँ अच्छा खासा कमा रहा था, अब अचानक से इंडियन $1 की वैल्यू अगर 70 रुपीज़ रह जाए तो उसका जो प्रॉफिट वगैरह है वो तो फिर बहुत कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। ऊपर से कहते हैं वीक लोकल करेंसी रेजेज इम्पोर्ट कॉस्ट, ठीक है। अब जो वीक लोकल करेंसी है तो वहाँ पर इम्पोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जैसे इंडिया के अंदर है इम्पोर्ट कॉस्ट, इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट टैक्सेस वगैरह होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। नाउ अब इस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? यह है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट लॉसेस ओवर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है ना, एक कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, कितना एक्सपेंस, कितना खर्च कर रही है और कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना उसको घाटा हो रहा है, ये सब किस में जिस स्टेटमेंट में पता चलता है उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब इसके क्या क्या मतलब कंपोनेंट होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहला आता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? एक टोटल इनकम अर्न फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी सामान है उसको हम बेचकर जितना भी टोटल इनकम जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू हो गया। दूसरा है कॉक्स। कॉक्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन। तो मतलब जितना भी बना रहे हैं हम गुड्स उनको बेच रहे हैं, कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड, ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, वो है ये डायरेक्ट कॉस्ट। गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉक्स, ठीक है, जितना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं चीज़ों को बेचकर, ठीक है, ऊपर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने की वो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए? कॉक्स आ गया। फोर्थ क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस ऑपरेशंस। तो किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को रन कराने के लिए हमें जो भी कॉस्ट लगेगी वो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, आपका एक सॉफ्टवेयर का है, तो आपकी जहाँ पर भी मतलब कंपनी बनी होगी वहाँ पर उन सबको एसी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, पानी का मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर पानी वगैरह किस जगह हो वहाँ पर, ऊपर से पीने का पानी वही, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, कॉफ़ी लगा हुआ है वहाँ पर, कॉफ़ी मशीन, ठीक है, एसी वगैरह है, तो वो सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। डे बाई डे उनको वाईफाई का भी चार्ज देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम जितने भी ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगी। और अदर इनकम एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होते हैं, ठीक है, अलग से रेवेन्यूज होती हैं या कॉस्ट होते हैं, वो हमारे इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं। इनसे अलग हटके, जो रेवेन्यू से अलग हटके जनरेट होते हैं। फिर आता है 7 नेट इनकम। नेट इनकम क्या होता है? फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शन। जो फाइनल प्रॉफिट होता है सारी डिडक्शन के बाद, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है जितना भी, माइनस टोटल एक्सपेंस जितना हम खर्चा कर रहे हैं वो। नाउ व्हाट इज बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट क्या है? ए बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, ठीक है, जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट की तरह, दैट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर है ना कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन बता दी है कि भाई कंपनी के अंदर कितना चल रहा है, क्या हाल चल रहा है कंपनी का, ठीक है। इट शोज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब जो इसकी इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी एसेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट दी कंपनी ओन्स, कि कंपनी का क्या है, ठीक है, कंपनी क्या ओन कर रही है, तो कंपनी क्या क्या ओन करेगी, ठीक है। कंपनी के पास एक तो चीज़ होगी जो उसने उधार लिया हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे कहते हैं लायबिलिटीज का मतलब व्हाट दी कंपनी ओज, क्या उसके पास उधार है, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होते हैं, अकाउंट पेएबल होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये एक तो लायबिलिटीज़ होती है। दूसरा होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी नेटवर्थ, ठीक है, रिटेनिंग अर्निंग प्रॉफिट इन्वेस्टेड इन द री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो बिजनेस में जितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है खुद से, तो वही उनका एसेट्स होता है। तो ये सब चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। अब है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक्स हाउ कैश एंटर्स एंड एग्जिट्स अ बिजनेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है,
ठीक है, एग्जाम्पल क्वार्टरली देख सकते हैं हम, मंथली देख सकते हैं, एनुअली देख सकते हैं। इट रिवील्स अ कंपनीज लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू फंड ऑपरेशन, डेब्ट्स एंड ग्रोथ। ठीक है, तो क्या है कि कंपनी की लिक्विडिटी बता दी, कितने ईजिली हम कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। ठीक है, इन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर हमें उसके ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसके अंदर 3 के सेक्शन होते हैं जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसके अंदर क्या होता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन। तो कोर बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू जो भी जनरेट हो रहे हैं पैसे, वो सब किसमें आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, CFO होता है जो। फिर आता है हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल होते हैं इनफ्लो, मतलब कस्टमर पेमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव। तो कस्टमर जो भी पेमेंट कर रहे हैं सर्विसेज के लिए, वो सब इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो क्या हो गया, सप्लायर पेमेंट, तो सप्लायर को जो हम पेमेंट दे रहे हैं वो सब आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये सब ऑपरेटिंग के अंदर आ रही है चीज़ें। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब क्या है, कैश यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसेट सेल्स। तो जो पैसा हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा रहे हैं, वो सब इसके अंदर आता है कि जो भी एसेट्स हम खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, तो वो सारा कैश फ्लो इसके अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ये हो गया आउटफ्लो में। अब अंदर कहाँ से आ रहा है पैसा, सेलिंग इक्विपमेंट। अगर हमने कोई इक्विपमेंट बेच दिया, ठीक है, नया खरीदना है तो उसके लिए पुराना बेचेंगे। अगर हमने पुराना बेचा तो उससे कितना पैसा है, तो हमें वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है, व्हाट इंक्लूड्स क्या करता है, कैश फ्रॉम रेजिंग कैपिटल और रिपेइंग इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो रेज करते हैं जब हम कैपिटल, तो उससे हमें क्या मतलब पैसा मिल रहा है, रिपे कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कर रहे हैं वो सब। ठीक है, इनफ्लो क्या हुआ, इशूइंग स्टॉक। ठीक है, कोई स्टॉक उठाया, ठीक है, टेकिंग लोन्स लिए, तो वो सारा पैसा हमें आ रहा है अंदर। ठीक है, अब आउटफ्लो क्या हो गया, डिवाइडेंट पेमेंट, हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, डेप्ट रिपेमेंट, हमें अपना जो भी उधार लिया वो देना पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, तो DPR जो होती है ये है कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन फेजेस। तो अपना प्लानिंग और फेजेस के बाद है ना एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हो, जिसके अंदर है ना सारी चीज़ लिखी होती है, ब्लूप्रिंट होता है पूरा। उसके अंदर टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ऑपरेटिंग फिजिबिलिटी, ठीक है, हर टाइप की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टर्स डिसीजन, और ये किसके लिए मेन होता है, ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो शेयर होल्डर होते हैं वो देखते हैं इस चीज़ को, इसके अकॉर्डिंग वो अपना अप्रूवल देते हैं। कंटेंट क्या होता है इसका, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू होना चाहिए, किस बारे में, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्रमोटर डिटेल्स, ठीक है, इस एक्सपीरियंस वगैरह, स्किल्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, कितना काम करे, कैसी कितनी अच्छी टीम है, फाइनेंशियल प्लान्स, ठीक है, वो किस तरीके से आप पैसा लगाने वाले हो उसके अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, तो गवर्नमेंट के कौन कौन से अप्रूवल है, कौन कौन से लाइसेंस वगैरह हैं आपके पास जो अलाउ करते हैं ये काम करने के लिए, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए आपको करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा आपको, रॉ मटेरियल, मशीनरी, प्लांट, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, रिएक्ट पर करते हो, नोड पर करते हो, ठीक है, पाइथन के ऊपर काम करते हो, जावा पर करते हो, किस पर करते हो। 7th है रिस्क एनालिसिस। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं पोटेंशियल चैलेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, तो कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको किस तरीके से मिटिगेट कर दोगे आप। और 8 है टाइमलाइन, कि हमें टाइमलाइन के अंदर शेड्यूल्स दिखाने पड़ेंगे कि हम कितने टाइम के अंदर हम काम को कंप्लीट करके दे देंगे आपको। तो ये आता है हमारा सब DPR के अंदर। तो DPR है ना इजीली समझा जा सकता है इसी तरीके से कि आपके पास एक कंप्लीट है ना पूरी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें लिख दोगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ होनी है, कैसे यूज़ होनी है, ठीक है। हम हर चीज़ का आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि हम पैसा इतना लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब जब आप सारी चीज़ों को डिक्लेयर करके रख दोगे तो उसके बाद इन्वेस्टर इजीली उन चीज़ों को देख सकता है, आप उस पर डिसीजन ले सकता है। अब वही ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको बनाने के, पहला है डिसीजन मेकिंग टूल, तो आप उससे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। फिजिबिलिटी वैलिडेशन, जो आपकी फिजिबिलिटी है उसको वैलिडेट करता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अप्रूवल दिला सकता है वही चीज़, वही टूल है आपका इन्वेस्टर को ये दिखाने के लिए कि आप क्या कैपेबल हो करने के। फोर्थ है रिस्क मिटिगेशन, तो रिस्क को दूर करना, ठीक है। फिर 5 है कंप्लाइंस, ठीक है, अडर टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि आप लीगली चीज़ों के लिए ओके हो या नहीं हो। एंड है हमारा ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, ये फंडिंग मेथड फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वेयर
रीपेमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, ठीक है। तो ये फंडिंग मेथड है जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर डील करते हैं, जिसके अंदर रीपेमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी हमारा पैसा वापस आना है ना, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो, ठीक है, ये पैसा का क्या फ्लो चल रहा है, ठीक है। एसेट सर्व एज कोलेटरल, ठीक है। और कहते हैं अगर हमारा पैसा नहीं आ पाया तो हम हमारे पास जो भी एसेट्स वगैरह हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह, हम उन सबको बेच सकते हैं, उसके ऊपर हम वापस से अपना चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं रुपये। फिर हमारे पास टिपिकली स्ट्रक्चर्ड एज नॉन रिकोर्स लिमिटेड रिकोर्स डेब्ट, ठीक है। तो ये डेब्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके अंदर। इनेबल्स ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। तो ये ऑफ बैलेंस शीट को है ना अलाउ करता है प्राइवेट एंटिटीज़ के लिए। इसके अंदर आप ओबीएस ऑफ टाइप की बैलेंस शीट बना सकते हो अलग तरीके से, अलग उसके लिए कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या क्या क्या उसकी किस तरीके से फाइनेंस आपकी चल रही है। की फीचर्स क्या होता है, यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे हाईवेज है, हाईवेज पर जैसे टोल बनता है, ठीक है, तो वो टोल से जैसे रीपे कर रहे हैं उसका जितना भी है। रिस्क इज अलोकेटेड टू मल्टीपल स्टेक होल्डर, ठीक है। जो रिस्क है ना वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के मतलब बीच में आपस में बटा होता है, जिससे किसी एक इंसान के ऊपर सारी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो उसके बाद क्या आता है, अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स ड्यू टू लिमिटेड लाइबिलिटीज, लिमिटेड लाइबिलिटीज की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर को क्या कहते हैं वो करता है, अट्रैक्ट करता है। फिर कहते हैं कितने किस किस टाइप के होते हैं ये फाइनेंसर्स स्पॉन्सर्स। पहले आते हैं इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्स, ठीक है। कंपनीज अलाइन विद अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक, ऑपरेशन ऑल रिफाइनरीज फॉर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो भी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस होते हैं, बड़े बड़े जितने होते हैं, उन सबको इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्स करते हैं ये फाइनेंस। पब्लिक स्पॉन्सर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट है, म्यूनसिपालिटीज हैं, ठीक है। तो ये सारी मेट्रोज हैं, अर्बन मेट्रोज प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं, ट्रेन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये सब कराते हैं ये लोग। कॉन्ट्रेक्चुअल स्पॉन्सर्स होते हैं बहुत सारे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर चीज़ों को देते हैं, प्रोजेक्ट बनाने को देते हैं। की प्लेयर्स इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑपरेशन, ठीक है। आपको भाई कंस्ट्रक्शन फर्म्स होती हैं कि भाई आपको ये बनाना है। अब जैसे दुबई के अंदर काम चल रहा है तो वो कह रहे हैं बुर्ज खलीफा से भी बड़ा हमें बनाना है बिल्डिंग एक, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर देंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट पर ही अलग अलग लोग स्पॉन्सर करेंगे उसको कि भाई हमारी तरफ से पैसा ले लो और हमें है ना इसके अंदर है ना टॉप फ्लोर दे देना, हमें इसमें ये टॉप फ्लोर चाहिए, टॉप फ्लोर पे एक बिल्डिंग हमें भी चाहिए। फोर्थ है हमारा फाइनेंशियल स्पॉन्सर, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, हाई रिटर्न, जिनको पता है, कहते हैं कि आपके इसमें दम है बिजनेस में, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो तभी देंगे जब आप उनको हाई रिटर्न आप देने का वादा करोगे। तो स्टेजेस क्या क्या होते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के, तो 3 स्टेजेस में बहुत ईजी हैं। पहला प्री फाइनेंसिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर पोस्ट फाइनेंसिंग। प्री फाइनेंसिंग के अंदर प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट प्लान क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, स्ट्रेटेजिक वायबिलिटी देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में पहले भी, तो इजीली आप इन चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो। फिर फाइनेंसिंग स्टेज के अंदर क्या आता है कि फंड अरेंजमेंट करना है, हमें फंड कहाँ लेना है, हमें इन्वेस्टर से लेना है, डेप्ट लेना है, ठीक है, उस पर निगोशिएट करना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना और डिसबर्समेंट बनाना, ठीक है, रिलीज फंड टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग स्टेज में आती है। फिर हमारा आता है पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज। पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज के अंदर हमारी चीज़ें आती हैं जैसे मॉनिटरिंग करना, ट्रैक प्रोग्रेस, बजट्स वगैरह, टाइमलाइंस वगैरह, क्लोजर करना, कंप्लीट डिलीवरेबल एंड हैंड ओवर द प्रोजेक्ट, जो ये प्रोजेक्ट बन गया उसको हैंड ओवर कर दिया। फिर आता है हमारा लोन रीपेमेंट, जो भी हमने लोन लिया था, अब जब हमारे पास प्रॉफिट आने लगा है या चीज़ें होने लगी हैं तो हम उसको रीपे करते हैं। तो ये थे हमारे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के स्टेजेस। एंड इसी के साथ हमारा जो यूनिट है वो ख़त्म होता है। तो फिर इसी के साथ ग्रुप हेड्स ऑफ लिसनर्स कल एग्ज़ाम है, एंड इसके साथ ही ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से करना।